एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ये भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर D1, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, E3, E2, E1, ठीक है। वेवलेंथ है बेटा ये वाला λ3, ये वाला λ2 और ये वाला λ1। एनर्जी कंजर्वेशन से हमें दिखाई दे रहा है E3 माइनस E3, ठीक है। E3 से 1 इज इक्वल टू E2 से 1 प्लस E3 से 2। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो तो गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में λ3, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा बेटा hc अपॉन λ3 इज इक्वल टू hc अपॉन λ1 प्लस hc अपॉन λ2। तो 1 अपॉन λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2, ठीक है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं h न्यू 3 इज इक्वल टू h न्यू 1 प्लस h न्यू 2। तो न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। ये थर्ड इक्वेशन ठीक लग रही है। क्वेश्चन नंबर D2 सॉल्व करते जाना और देखते भी जाओ। इन अ सैंपल ऑफ H एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, 6 to 2nd मल्टीपल स्टेप्स में आ रहा है। एक सैंपल दिया हुआ है बेटा। देन टोटल स्पेक्ट्रल लाइन विदाउट बामर सीरीज विल बी, अच्छा 6 से 2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इट इज N2, इट इज N1। तो डेल्टा N कितना है बेटा 4। आपको बताया था अगर किसी nth ऑर्बिट से किसी दूसरे n प्राइम ऑर्बिट में ये आ रहा है या N2 से N1 में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई दी, डेल्टा n प्लस 1 अपॉन 2। डेल्टा n कितना 4, डेल्टा n प्लस 1 कितना 2। ये कितनी लाइन आ गई 10। अब इसमें से बामर की लाइन काउंट कर लो। तो बामर की लाइन 2, 3, 4, 5 और 6, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये 4 लाइन बेटा बामर की हैं। तो पूछ रहा है देन टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट बामर सीरीज, टोटल 10 लाइन है, बामर की 4। तो आंसर क्या हो गया 6, यानी आंसर ए। द वेवलेंथ D3 क्वेश्चन नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर an electronic transition is inversely proportional to, wavelength is inversely proportional to, ठीक है, number of electron undergoing transition, number of electron सारा एक ही है। the nuclear charge of atom, no, the velocity of electron undergoing transition, the difference in the energy involved, बेटा ये है difference in energy involved, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर D4, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पी फंड सीरीज ऑफ He प्लस आयन। पी फंड सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको चाहिए। तो पी फंड सीरीज में ट्रांजिशन बेटा कहाँ खत्म होता है 5 में, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको चाहिए, ये क्वेश्चन है D4। पी फंड सीरीज He प्लस के लिए He प्लस यानी Z इज इक्वल टू 2, इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी एनर्जी मैक्सिमम इनफाइनाइट से 5। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो बेटा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4RH बाय 25। सो लैम्डा इज इक्वल टू 25 बाय 4RH। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर D5 हम लोग कर रहे हैं। D5 क्या है इसमें, इन अ सैंपल ऑफ H एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। आपको पता है 5th एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, यस n इक्वल टू 6। यहां से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। 5th एक्साइटेड स्टेट 5, 4, 3, 2, 1। IR रीजन में आपसे लाइंस पूछ रहा है,
इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में भी करवाया है, मतलब थ्योरी लेक्चर में भी करवाया है। इंफ्रारेड रीजन, ये 1 पे खत्म होने वाले ट्रांजिशन कौन से होते हैं? लाइमन सीरीज। और किस रीजन में होते हैं ये? यूवी। बामर सीरीज के ट्रांजिशन किस रीजन में होते हैं? यस, विजिबल। 3 वाला आईआर, ये भी आईआर, ये भी आईआर। तो 3 में खत्म यानी पाशन सीरीज के जो ट्रांजिशंस हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3, 3 ट्रांजिशन तो ये हुए, प्लस 1 2, 2 ट्रांजिशन ये हुए, और प्लस 1। तो टोटल कितने ट्रांजिशन हो गए बेटा? 6। द आंसर इज सी। D6 क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस बताना है 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। 5 4 3 2 1, ठीक है। और हाइड्रोजन में इन अ सैंपल ऑफ H एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट, नहीं ये तो D5 पढ़ लिया था मैंने। D6, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन H स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइन बामर सीरीज 1 2 3, खत्म। बामर सीरीज के ट्रांजिशन तो 3 आंसर होगा, और इसका जो आंसर है वो होगा सी। D7 क्वेश्चन, तो D7 बेटा क्या है? सपोज दैट अ हाइपोथेटिकल एटम गिव्स अ रेड ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट लाइन विच जंप अकॉर्डिंग टू द फिगर गिव्स ऑफ द रेड लाइन। देखो, विबग्योर कोई खास बात नहीं है, विबग्योर पर बेस्ड है, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर बेटा ये होता है, और इसने 4 लाइन बोली हैं, और रेड ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट, रेड ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लाइन रेड के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो रेड की एनर्जी बेटा सबसे कम है, तो इस ट्रांजिशन में, इस डायग्राम में जिस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे कम होगी वो रेड लाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो अब डायग्राम आपके पास बना हुआ है, सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन आपको ध्यान से देखना है। कौन सा होगा वो? 3 से 2। 3 से 2 का जो ट्रांजिशन है, यानी डी ऑप्शन, ये सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर D8 डिस्कस कर रहा हूं मैं। द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज 1/λ1, हमें चाहिए वेव नंबर का डिफरेंस। न्यू बार 1 इज इक्वल टू RH, ठीक है। ये है लिथियम Z² यानी 3² 1/, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब 3 से 2, तो ये 4 और ये 9। अच्छा, न्यू बार 2 इज इक्वल टू RH 3²। दूसरा चाहिए अपने को लास्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, पाशन सीरीज यानी 3 में खत्म, तो 1/9 माइनस 1/∞, लास्ट लाइन। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस इन वेव नंबर सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद है बेटा D9। D9 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज विल बी, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसी भी n से 1 में आने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाँ तो ठीक है, n से 1 में आने के तरीके आपको चाहिए, और वो भी सिर्फ n से 1 में आने के जो तरीके हैं, या जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं, वो लाइंस चाहिए जो 1 में टर्मिनेट हो रही हूं। तो बेटा एक तो होगी n से 1 में, एक होगी n-1 से 1 में, एक होगी n-2 से 1 में, एंड सो ऑन। एक होगी 3 से 1 में, एक होगी 2 से 1 में, ऐसे करके। तो n से लेकर n से 1 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे करके टोटल लाइंस कितनी आएंगी? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइंस आएंगी बेटा? 1 के ऊपर n है, हर जगह से 1 के ऊपर जो नंबर हैं, ये n इक्वल टू 1 है ना, इसके ऊपर जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने हैं? टोटल ऑर्बिट्स n-1, और उन सभी से 1 में आने वाली लाइंस यानी n-1 लाइंस लाइमन सीरीज में आएंगी। तो ये सेक्शन D यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कशन पूरा हो गया।
हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग जो ड्रॉबैक्स डिस्कस कर रहे थे, अब वो ड्रॉबैक्स हम लोग डिटेल में जितने भी हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं द ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर। ये जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, द ब्रोगली फ्रेंच साइंटिस्ट था। ये क्या है कि जब ये सब डिस्कशन एटॉमिक थ्योरी का, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल, इन सब का डिस्कशन चल रहा था, एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम से डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा गया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमिना है। अगर कोई सिस्टम डिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम वेव है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन वगैरह, फिजिक्स में ही आएगा। तो द पॉइंट इज कि अगर हाई काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो करती है। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू एन अपर्चर। किसी अपर्चर से वेव का मुड़ना, मुड़ जाती है ना वेव, साउंड वेव मुड़ती है, ठीक है ना। आप दीवार के पीछे खड़े होकर कुछ बोलें तो दूसरी तरफ के व्यक्ति को सुनाई देगा ना, तो मुड़ के जाएगी वेव, टर्निंग। तो वो जो टर्निंग होती है बेटा, वो डिफ्रैक्शन होता है। तो ये डिफ्रैक्शन साइंटिफिकली भी ऑब्जर्व किया जाता है। आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है करें। तो एट दैट टाइम जब ये सब डिस्कशन चल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। अब इलेक्ट्रॉन बीम का जब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि नहीं, ये सब तो एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक्स हो सकती हैं। एट दैट टाइम दे ब्रोगली ने अपनी फिजिक्स, अपनी जो पीएचडी की थीसिस थी, उसमें डुअल नेचर इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन का। और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें वेव नेचर भी है। तो हमें थोड़ा इस बात पे सोचना पड़ेगा कि मैटर पार्टिकल में भी वेव नेचर पॉसिबल है। और वेव नेचर पॉसिबल है तो फिर वेवलेंथ भी होनी चाहिए। दे ब्रोगली ने वेवलेंथ भी कैलकुलेट करके बताई, अभी बताऊंगा मैं आपको। तब लोगों ने, या जो उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने उसकी थीसिस को ज्यादा वैल्यू नहीं दी। लेकिन जो वेवलेंथ उसने बताई, जब एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ निकाली गई और वो वही आ गई, तब जाके पता चला कि हाँ यार, ये बात तो लॉजिकल है, समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको इसको वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ प्रूव्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जब ये आ रहा है तो आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा। और उस पीएचडी की थीसिस के बाद इनको डिग्री भी दी गई और साथ में फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए भी दे ब्रोगली को सिलेक्ट किया गया। तो क्या कॉन्सेप्ट था? दे ब्रोगली ने बताया कि मैटर में भी कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। वेव नेचर को उसने इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि यार, जब आप क्लासिकल वेव, लाइट एक वेव है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और आप उसमें पार्टिकल नेचर बोल सकते हो, और प्लैंक बोल रहा है कि लाइट में डुअल नेचर है, तो फिर पार्टिकल में डुअल नेचर क्यों नहीं हो सकता? तो उसने ये चीज यूज करी। तो क्या है? दे ब्रोगली suggested that de Broglie suggested a dual nature in matter particles. मैटर पार्टिकल्स में उसने डुअल नेचर को इंट्रोड्यूस किया, सजेस्ट किया, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। उसने कहा कि मैटर पार्टिकल में भी डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। जब आप वेव में डुअल नेचर बोल सकते हो, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो फिर मैटर पार्टिकल में भी ये नेचर हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट से तो आ ही रहा है।
तो फिर इसकी वेवलेंथ कैसे आएगी? तो वेवलेंथ के लिए उसने कहा कि वेवलेंथ ऐसे आएगी, प्लैंक वाला फॉर्मूला ही हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशनशिप और प्लैंक का फॉर्मूला, तो ये C और ये C कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन एम सी। वॉट इज एम सी? मोमेंटम। सो इट इज H अपॉन P। P इज मोमेंटम। तो ये तो हुआ किसके लिए? फॉर लाइट। तो फॉर मैटर उसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P ही हम मान रहे हैं, लेकिन इसमें P की वैल्यू होगी mv, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल and v is speed of particle and p is momentum. More correctly, it is linear momentum of particle. तो दे ब्रोगली ने ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। कैलकुलेशन कैसे? देखो, फॉर अ मूविंग क्रिकेट बॉल, एक मूविंग क्रिकेट बॉल को अगर डिस्कस करें, मास हम इसका मान लेते हैं 0.5 kg और स्पीड मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड H अपॉन एम वी इज इक्वल टू 6.6 10⁻34.5 इंटू 100। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं जस्ट फॉर इसका जो रेंज होता है उसके लिए। तो ये आ जाएगा बेटा 13.2, क्योंकि 0.5 है, इंटू 10⁻36 मीटर। इट इज 13.2 10⁻26 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि दुनिया के किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से ये आप मेजर नहीं कर सकते, इतनी छोटी। इट इज जस्ट मीनिंगलेस, प्रैक्टिकली इट इज नथिंग। तो नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए, नॉर्मल बॉडीज के लिए ये वेवलेंथ इमेजरेबल है, मेजर हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक ले लें जिसका मास बहुत कम हो, लाइक इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस ये वेवलेंथ कंसीडरेबल आ जाती है, जो एक्सपेरिमेंटली फील हो जाती है। तो ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी बताता हूं मैं आपको। तो अभी मैं जो बता रहा था आपको क्रिकेट बॉल के लिए, अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका मास बेटा क्या होता है? 9.1 10⁻31 kg और स्पीड हम मान लेते हैं कि ये 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। आपको याद होगा 10⁻6 के ऑर्डर की स्पीड हम लोगों ने बोर मॉडल में निकाली थी। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नॉर्मल स्पीड्स हैं, इतना ट्रेवलिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब अगर लैम्डा की हम लोग बात करें, H अपॉन एम वी, सो 6.6 10⁻34 10⁻6 इंटू 9.1 10⁻31 कितना आ जाएगा? ये लगभग देखो 6.6 अपॉन 9.1 10⁻34 कितना आया ये? -9 मीटर। सो इट इज लाइक 66 बाय 9.1 इंटू 10⁻10 मीटर मीन 66 बाय 9.1 एंगस्ट्रॉम, और ये लगभग 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। अब आप फर्क देखें, इससे पहले मैंने क्रिकेट बॉल के लिए आपको बताया तो उसकी वेवलेंथ 10⁻26 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, और ये 7 एंगस्ट्रॉम या 8 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। तो इस वेवलेंथ को हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो जब सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन बीम के साथ कराए जाएंगे तो ये वाली एक्सपेरिमेंटल पॉइंट अपने आप उसमें रिफ्लेक्ट होगा, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ कि जब डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपेरिमेंट करवाया,
उससे इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रैक्शन शो किया और इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला, और वो वेवलेंथ दे ब्रोगली के इस फॉर्मूले से मैच कर गया, और दे ब्रोगली का जब थ्योरी जस्टिफाई हो गई तो उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो यहाँ पर जो डुअल नेचर है वो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दिख तो आपको कुछ नहीं रहा है, ऑल आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ना दिखने वाले। तो फिर हम डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर हैं इन सबको समझने के लिए? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के ऊपर। तो दे ब्रोगली कह रहा है कि जब आप लाइट में डुअल नेचर मान सकते हो जो कि कन्वेंशनली वेव थी, तो व्हाई नॉट डुअल नेचर इन पार्टिकल? तो दे ब्रोगली ने कहा कि जिन पार्टिकल्स में मास बहुत कम होता है उनमें डुअल नेचर या वेव नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है। ध्यान से अगर हम देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को और पी रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम पार्टिकल नेचर को। तो मैं ये बोल रहा हूं, एज मास ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, मोमेंटम डिक्रीजेज, लैम्डा इंक्रीजेज। मीन्स मास का मतलब हुआ, मास ऑफ पार्टिकल का मतलब पार्टिकल नेचर। तो एज पार्टिकल नेचर इंक्रीजेज, सॉरी इसमें लिखा है हमने डिक्रीजेज, इसका मतलब वेव नेचर इंक्रीजेज। तो पार्टिकल नेचर जितना कम होगा वेव नेचर उतना ज्यादा होगा, और पार्टिकल नेचर किसको रिफ्लेक्ट करेगा? मास को। तो पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसका वेव नेचर उतना ही ज्यादा होगा, और पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका वेव नेचर कम होगा। और इसलिए एक बात क्लियरली समझ लें कि नॉर्मल प्रैक्टिस में जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं उसमें वेव नेचर फील नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल पार्टिकल्स का मास काफी ज्यादा है। आपको माइक्रोस्कोपिक से भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मास पे जाना पड़ेगा, ऐसे पार्टिकल पे जाना पड़ेगा जिसका मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरेबल है, तब जो वेवलेंथ आएगी दैट यू कैन फील। उस केस में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें वेव नेचर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल बॉडीज के साथ कि एक बुलेट से एक गन से एक बुलेट फायर कर रहे हो, इन दैट केस ये फील नहीं होगा। तो ये फील होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो दे ब्रोगली का डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट फंडामेंटली सबके लिए है, बट प्रैक्टिकली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे आज की डेट में जो बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप हैं, यस आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट बीम के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, ठीक है ना, और छोटी बहुत छोटी फाइन चीजों को देखते हैं, जैसे सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो ये सब जो दिखते हैं हमें, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तभी पॉसिबल हो पाई जब इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि डुअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल वैलिड है और अप्लाई होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं किसका? वेव अलग और पार्टिकल अलग। लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, या जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनमें वेव नेचर इंक्रीज होता जाता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो वेव नेचर बहुत ज्यादा होता है, ये डुअल नेचर क्रिएट करता है। तो ये जो वेव नेचर और डुअल नेचर का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज है। क्वांटम मैकेनिक्स मींस जो साइंस हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के लिए पढ़ते हैं, वो सारा का सारा क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। तो वहां इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ठीक है ना, डुअल नेचर
वेव नेचर। अब हम लोग इसी के कुछ फॉर्मूले हम लोग यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी टाइप के पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी। अगर मैं यहाँ एच और पी का लैम्डा और पी का ग्राफ ड्रॉ कर दूं बेटा, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। और आप में से सभी को पता होगा कि ये जो नेचर होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है ये। वेव नेचर यानी वेवलेंथ बढ़ेगा तो मोमेंटम यानी पार्टिकल नेचर डिक्रीज होगा। फॉर all types of particles, if kinetic energy is given, भाई अगर क्वेश्चन में स्पीड गिवन है तो आपने एच अपॉन एम वी कर दिया, मास लगा दिया। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकाल लो बेटा, कैलकुलेट कर लो। कर लोगे उससे काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा तो एक काम करते हैं। देखो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, देखो सही लिखा। व्हाट इज दिस? दिस इज p स्क्वायर 2m। तो बेटा p यानी मोमेंटम की वैल्यू हो गई 2m काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए लैम्डा का फॉर्मूला होगा h अपॉन एम वी। देखो अभी भी काम आएगा, h अपॉन p भी काम आएगा। लेकिन अब एक फॉर्मूला और डायरेक्टली आपके पास आ गया, एंड इट इज 2m काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर ये फॉर्मूला हर तरह के पार्टिकल्स के लिए यूजफुल है अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, लेकिन फॉर चार्ज पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल में चार्ज है तो मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी को आप Q यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हो। Q इंटू V, ये पोटेंशियल के फॉर्म में आपने लिखा तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो भी आ जाएगा। तो बेटा लैम्डा हो जाएगा h अपॉन पी विच इज इक्वल टू h अपॉन एम वी विच इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू h अपॉन 2mqv, where V is the potential applied to the charge particle and Q is the charge of that particle. ये वाला जो रिलेशन है राइट हैंड साइड पे, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए है। मतलब ये न्यूट्रॉन के लिए है या नहीं है? नहीं है। ये वाले जो रिलेशंस हैं ये जनरल है। अब अगर मैं यहीं बोल दूं फॉर इलेक्ट्रॉन, एक स्पेशल चार्ज पार्टिकल, तो सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली मैंने इसलिए बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेशन ज्यादा की जाती है, मोस्टली सवालों में, क्वेश्चंस में यूज होता है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो मास और चार्ज फिक्स हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के मान लो कैलकुलेशन के 10 सवाल आए तो क्या 10 सवालों में आप ये कैलकुलेट करेंगे बार बार? नो। इसको आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, h अपॉन 2m EV। ये हो जाएगा बेटा 150 अपॉन V। V पोटेंशियल, वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी। एक ही बार पूरा सॉल्व कर दिया है। इसको आप 12.3 अपॉन रूट V भी लिख सकते हो, और 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना पोटेंशियल होता है वोल्ट में उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद आया? ठीक है ना, ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अब ये सब फॉर्मूले, इनका क्या यूज है? यूज है बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। आईआईटी का जो नेचर है क्वेश्चन पेपर का, एग्जाम का, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इस पर, तो आप कैलकुलेशन जो करेंगे वो अगर फास्ट नहीं होगी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल फॉर्मूला यही है, बाकी सब इसी के एप्लीकेशन है, लेकिन ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओ। अभी देखो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं इसको। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा
बेटर है कि आप याद कर लो तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ड्राइव करने का बेटा टाइम नहीं होता है। ठीक है, जैसे इन पर देखो अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस। फॉर एन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज से 10 eV, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 eV है। तो दे ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इट इज 150 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम, इट इज अंडर रूट 15 एंगस्ट्रॉम। खत्म। अब यही आप अगर फंडामेंटल तरीके से करते बेटा तो क्या करना पड़ता, मैं आपको बताऊं। काइनेटिक एनर्जी 10 eV, इसको जूल में कन्वर्ट करते, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाफ mv² से स्पीड निकालते और उसके बाद कैलकुलेट करते h अपॉन mv। तो इतना क्यों करेंगे यार, टाइम पास करने के लिए तो नहीं है ना हमारे पास। एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा, इसलिए ये सब जो ट्रिक्स हैं, ये सब जो शॉर्टकट्स हैं, ये आपको हम लोग बताते रहेंगे अपनी क्लासेस में, ताकि आपका फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी फास्ट कर पाओ। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन having kinetic energy 10 eV and it is further accelerated by 15 वोल्ट। 15 वोल्ट से आपने इसको और फर्दर एक्सेलरेट कर दिया। तो अब देखो सिंपल पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 eV है और उसको दोबारा से एक्सेलरेट किया 15 वोल्ट, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी? यस, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बाय 15 eV। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दिस एक्सेलरेशन इट इज 10 प्लस 15 यानी 25 eV। तो वेवलेंथ हो जाएगी 150 बाय 25, इट इज रूट 6 एंगस्ट्रॉम। रूट 6 एंगस्ट्रॉम आप बता सकते हैं इजीली। कैलकुलेट रेशो ऑफ wavelength of hydrogen atom to helium atom, हाइड्रोजन एटम टू हीलियम एटम, इनकी वेवलेंथ का रेशो निकालना है। इफ रेशो ऑफ their speeds is 3/2, 3/2 इनकी स्पीड का रेशो है। कर लिए, देखो लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा हाइड्रोजन आप इसको लिख सकते हैं, अपॉन लैम्डा हीलियम, h अपॉन मास स्पीड हाइड्रोजन का, h अपॉन मास स्पीड हीलियम का। h और h कैंसिल, तो mv हीलियम अपॉन mv हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट कंपैरिजन करना है। देयर स्पीड का जो रेशो है ये है बेटा 3:2, तो यानी इसकी स्पीड 3 और इसकी स्पीड 2, और मास बेटा हाइड्रोजन का 1 AMU और इसका 4 AMU। देख लो ध्यान से, हीलियम का मास 4 AMU और हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU। तो ये टोटल क्या आ गया भाई, 8/3, 8/3 इसका रेशो आएगा। रेशो में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो दिया है तो उसमें भी कैलकुलेशन हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस तो बेटा हो गए, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसी में एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, देखो रिलेशन बिटवीन द ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड बोहर मॉडल। बोहर का जो एक पॉस्टुलेट था ना बेटा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, और बेटा h अपॉन एम वी क्या होता है, वेवलेंथ, दे ब्रोगली वेवलेंथ, इट इज एन लैम्डा। सो 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन है जो फिजिक्स में वेव थ्योरी पढ़ते समय आती है। 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा मीन्स सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट is equal to number of orbit into wavelength. Circumference of circular orbit is the number of orbit into wavelength, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं number of de Broglie waves in a circumference of orbit is equal to number of orbit। एक सरकमफ्रेंस में n लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब लैम्डा वेवलेंथ की n नंबर ऑफ वेव्स उस ऑर्बिट में है। तो जो ऑर्बिट का नंबर है वही वेव का नंबर आ गया। तो एक तो दे ब्रोगली और बोहर के रिलेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव का नेचर स्टेशनरी वेव के जैसा है। आपको बताऊंगा बाद में, ऐसा नहीं है। तो दे ब्रोगली ने इन सब के बारे में कुछ नहीं बोला। दे ब्रोगली ने तो ये बोला कि भाई वेव नेचर है। अब आप उसको स्टेशनरी वेव मान रहे हो क्योंकि आप ये मान रहे हो कि बोहर मॉडल सही है, जबकि हकीकत यह है कि बोहर मॉडल में खूब सारी कमियां थीं। लेकिन जिस समय बोहर मॉडल आया उस समय हम इन डीमेरिट्स को इंडिकेट नहीं कर पाए, ठीक है ना। साइंस धीमे धीमे डेवलप होगी, बाद में धीमे धीमे सब पता चला। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक तो स्टेशनरी वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन में, और दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिट का नंबर है उतनी ही दे ब्रोगली वेवलेंथ होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर n इज इक्वल टू 4 है, यानी ऑर्बिट का नंबर अगर 4 है, तो इस ऑर्बिट में बेटा कितनी वेव्स होंगी, 4। तो अगर हम मान लें कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें 4 वेव्स कैसी होंगी मैं आपको बताता हूं। ये वेव का डायग्राम देखो, ये होती है एक वेव। ऐसा हमें यहां 4 बनाने हैं। ये देखो, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, एक हो गया, 2, 3, 4, ये 4 वेव्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी, 3 दे ब्रोगली वेव होंगी। फोटो बनाता हूं मैं, ये देखो दोबारा से, एक ये सर्कुलर ऑर्बिट मैंने बनाया, 1, 2, ये 3, 1, 2, 3 वेव्स। वेव का नंबर कंप्लीट प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर, ये किसी भी हालत में फ्रैक्शनल नहीं होगा।
2.5 waves, 1.1 wave are not possible. तो ये है de Broglie और बोहर का जो मैं आपको डिस्कशन अभी कर रहा था कि बोहर मॉडल के हिसाब से de Broglie वेव जो है वो स्टेशनरी वेव है, ठीक है ना। लेकिन de Broglie ने सब कुछ नहीं बोला, de Broglie ने तो बस बताया कि वेव नेचर है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट टाइप की वेव होती है। तो खैर फिलहाल तो बोहर मॉडल में ये वेव है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो वेव है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वेवलेंथ देखो, ये डिपेंड करेगी बेटा, नोट कर लिया आपने। तो अगर हम मान लें कि बोहर मॉडल सही है तो फिर वेवलेंथ का कंपैरिजन कैसे होगा। देखो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर को लिखूंगा मैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय जेड। अगर आपको किन्हीं दो बोहर स्पीशीज में de Broglie वेवलेंथ को कंपेयर करना है तो सिंपल है, आप n बाय जेड रेशो चेक कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस में n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, इसमें वेवलेंथ का रेशो क्या होगा, ऑर्बिट का नंबर है ये, तो लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 3 बाय 2 और लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 4 बाय 3। Therefore, lambda 1 upon lambda 2 is equal to 3 by 2 by 4 by 3, it is 9 by 8। तो इनमें ये कंपैरिजन किया जा सकता है। एक न्यूमेरिकल देखो मैं और बताता हूं, कैलकुलेट wavelength of electron moving in second orbit of hydrogen। हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, de Broglie वेवलेंथ ही होगी। अगर ये बतानी है तो सिंपल ये है कि आप इसको देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग। आप इसमें स्पीड कैलकुलेट कर लो और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा तरीका है। लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है 1, और एन सेकेंड ऑर्बिट, तो ये आ गया बेटा 3.4 ईवी। सो इट इज 150 अपॉन 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, और ये फॉर्मूला सिर्फ किस पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या यूज ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का ऐसा फॉर्मूला पहले से ही बना के रखा है। एक बार कंप्लीट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको निकाल लिया, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब इसको अगर हमें वैसे करना पड़ता फंडामेंटली, तो हम बोहर मॉडल के स्पीड वाले फॉर्मूले से 2.18 10⁶ z बाय n, इस फॉर्मूले से स्पीड निकालते। उसके बाद h अपॉन एम वी से v विल कैलकुलेट वेवलेंथ। प्रोसीजर लेंदी होता, इसमें सिर्फ एक रूट लेने की छोटी सी बात है जो आप कर लेंगे। हाँ बच्चों, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा de Broglie कॉन्सेप्ट का। अब de Broglie कॉन्सेप्ट के बाद डिस्कशन कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वी कैन से मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आगे डेवलपमेंट में आए तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज की जरूरत है, जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू बताया। स्टेटमेंट क्या है, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of electron। इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन एग्जैक्टली आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकली
मैथमेटिकली डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसको हम लोग लिखते हैं h क्रॉस अपॉन 2 बिकॉज h अपॉन 2 पाई इज h क्रॉस, it is modified Planck's constant. Modified Planck's constant 1.054 10 raised to power minus 34. Modified Planck's constant है डेल्टा x इंटू डेल्टा p। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। ठीक है ना, ये सब टर्म्स क्या हैं अभी बता रहा हूं जस्ट। तो बेटा डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये दो इक्वेशन जो मैंने सर्कल में इंडिकेट की हैं, ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें डेल्टा x क्या है? डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और यू कैन से एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। एंड v, डेल्टा v क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ये इन तीनों के मीनिंग है, आप लोग लिख लें, मैंने बोला है नोट्स में आ जाने चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ये मतलब क्या है, ये लॉजिक क्या है, क्यों हम ये सब काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको स्टडी करना है तो वी हैव टू मेजर दैट क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं एक डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है और मेरे पास एक स्केल है बट उस पर कोई मार्क लगे हुए नहीं है, तो मेजरमेंट कैसे होगा? एक पेपर की थिकनेस मुझे बतानी है एक नॉर्मल स्केल से जिस पर कोई मार्क्स लगे हुए नहीं हैं, उस पर इंचेस सेंटीमीटर कोई निशान नहीं है, कैसे करेंगे? हो गया अनसर्टेन। बेसिकली ये जो अनसर्टेनिटी है फंडामेंटल पार्टिकल्स में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, ये कैसे है देखते हैं इसको। देखो, आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, उसकी पोजीशन बतानी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कहां पर है। तो सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी उसकी। अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए पहले तो ये बताएं कि स्केल कहां से लाएंगे। ठीक है, दूसरा, चलो मान लिया स्केल ले आए, बहुत छोटा स्केल बना लिया मेजर करने का, ठीक है, सोच भी रहे हैं, लेकिन उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए उस पर आपको लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सपोज करना पड़ेगा उसको, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पड़ेंगे। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालोगे तो क्या उसमें मोमेंटम होता है? यस, बिल्कुल होता है। अगर एक पार्टिकल रखा हुआ है और एक दूसरा पार्टिकल, एक बॉल रखी हुई है, उस पर एक दूसरी बॉल मारी जाए तो जो बॉल यहां स्टेबल थी उसकी स्पीड और मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन को अगर लोकेट करना है तो आपको उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पड़ेंगे और इन दैट केस वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है? मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो आप जो सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ये एक पॉइंट मास है बेटा, पॉइंट चार्ज वाला और पॉइंट मास का पार्टिकल है। इस पार्टिकल को लोकेट करने के लिए आप इस पर लाइट डालोगे, जैसे मान लो टॉर्च दिखाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ देखना होता है तो लाइट जलाते हो ना कमरे में, ठीक है ना, अंधेरे में कुछ ढूंढना है, टॉर्च जला के ढूंढोगे ना। लाइट चली गई है, अब मम्मी ने कहा बेटा आप मैच बॉक्स ढूंढिए ताकि हम लोग कैंडल वगैरह जला पाएं, तो उसके लिए आप टॉर्च जला के ढूंढोगे ना। तो टॉर्च जला के जब इस पर आप इसको लोकेट करने की कोशिश करोगे
तो इन दैट केस इसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों चेंज हो जाएंगे। और मैं आपको यहां बता दूं कि जितना ज्यादा मोमेंटम इस पर इंपोज्ड करोगे इसकी पोजीशन उतनी ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, इसमें हम ये लॉजिकली बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा पोजीशन में चेंज उतना ही कम होगा। कैसे? मान लिया आपने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, अब उसमें कुछ मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही डेल्टा पी ज्यादा आएगा, और डेल्टा पी अगर ज्यादा आएगा तो जितना ज्यादा मोमेंटम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उतनी ही प्रिसाइजली आप मेजर कर पाओगे। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसमें पोजीशन की अनसर्टेनिटी उतनी ही कम। तो लॉजिकली तो ये पॉइंट है, लेकिन इसका जो कांस्टेंट है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पॉइंट ये आता है कि क्या मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो सकती है? मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो सकती है क्या? नहीं। तो अगर डेल्टा पी इनफाइनाइट नहीं हो सकता तो हाउ डेल्टा एक्स कैन बी जीरो? तो कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी एरर अगर इनफाइनाइट नहीं हो सकती है तो फिर कोई भी एरर जीरो भी नहीं हो सकती। तो एरर जो है वो इस तरह से वेरी करेगी कि इनमें से कोई भी एरर जीरो नहीं होगी, और इन दोनों एरर का जो प्रोडक्ट है वो h/4 से हमेशा ज्यादा ही होगा, इस फैक्टर से ज्यादा ही होगा। ये वाला जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, बड़े पार्टिकल्स के लिए तो आप जानते ही हैं ये वैलिड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी कम होती है कि वो सिग्निफिकेंट ही नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ह्यूमन के मास की अगर बात करें, मैं अपना मास बताऊं 70 किलो के आसपास मैंने बोला आपको, तो आप इस डेटा पे कोई ज्यादा डाउट नहीं करेंगे और आपको सुनने में भी कोई खराब नहीं लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, एक व्यक्ति सामने खड़ा है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, और 70 किलो एक जेन्युइन मास होता है। लेकिन इसमें क्या ये एग्जैक्ट मास है? नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट मास है। लेकिन 70 किलो के आसपास अगर है और आपने 1-2 किलो कम ज्यादा अगर वास्तव में हुआ ये, ठीक है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 70 किलो के आगे 1-2 किलो का जो प्लस माइनस एरर है वो मीनिंगलेस है। लेकिन अगर हम मार्केट से मान लो 2 किलो एप्पल लेने जाते हैं और उस समय 1-2 किलो की एरर अगर आ जाए तो क्या जस्टिफाई होगी? नहीं। ठीक है ना? तो एरर डिपेंड करती है आप किसके मेजरमेंट की बात कर रहे हो। अब हम जाते हैं एक ज्वेलरी वाले की दुकान पे और वहां से मान लो कोई ज्वेलरी लेने की सोचते हैं और ज्वेलरी का रेट पूछते हैं, तो वो आपको इस तरह से बोले भाई 10-20 ग्राम के आसपास होगा, तो क्या ये एक जेन्युइन अप्रोच है? नहीं। गोल्ड के केस में 10 ग्राम छोड़ो, 1 ग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम डस मैटर, क्योंकि गोल्ड है वो। तो पॉइंट ये आता है कि मेजरमेंट में एरर कितनी सस्टेनेबल है ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, सब्सटेंस के। तो नॉर्मल बॉडीज में ये एरर इतनी कम होती है, जिनका मास नॉर्मल होता है, ये एरर इतनी कम होती है कि इट विल बी मीनिंगलेस, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं और यहां देखें मास आ रहा है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन का मास लगा दिया तो ये राइट वाला फैक्टर क्या होगा? एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा। इन दैट केस इनका जो मेजरमेंट का जो एरर है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो उसके मेजरमेंट में तो एरर आएगी ही, और ये उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आ रही है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली एरर है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में फंडामेंटली इन्वॉल्व है
कि इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसके मेजरमेंट में एरर होगी ही, बड़ी बॉडीज आएंगी तो उसके मेजरमेंट में एरर नहीं होगी. इट इज नॉट ड्यू टू द एरर इन द मेजरिंग डिवाइस. नो, डिवाइस नहीं, नेचर ऑफ पार्टिकल. जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही उसके मेजरमेंट में एरर ज्यादा होगी.